सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ये रोज़ रोज़ का फॉर्मेलिटी है, बोलना है ना। तो आज हम वीडियो में देखनेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। देखिए यहाँ पे टर्म एसिडिटी ऐसे लगता है जैसे एसिड को बता रहा है, बेसिसिटी ऐसे लग रहा है जैसे बेसिक प्रॉपर्टी को बता रहा है ना, पर ऐसा होता नहीं है। जब भी एसिडिटी या बेसिसिटी टर्म कहीं पे आता है तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको कि एसिडिटी हमेशा किसी बेस का निकाला जाता है तथा बेसिसिटी हमेशा किसी एसिड की निकाली जाती है ना। यहाँ पे आगे क्लियर होगा क्यों, है ना। जैसे हम देख लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, है ना। किसी एसिड की बेसिसिटी उसमें प्रेजेंट रिप्लेसेबल एसिडिक हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा एसिडिक हाइड्रोजन लिखा, मैंने आगे बताऊंगा क्यों, है ना। मतलब किसी मॉलिक्यूल में ऐसे हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन आयन के रूप में रिप्लेस हो सकते हैं या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या मतलब वहाँ से वो निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका बेसिसिटी कहेंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हो कोई एसिड मॉलिक्यूल जितना प्रोटॉन दे सकता है वह उसकी बेसिसिटी कहलाती है इन एक्वस मीडियम। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए, है ना। एक्वस मीडियम होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे HCl है, ठीक है। HCl में एक हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन देगा, एक क्लोरीन माइनस देगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एक होगी, ठीक है। लेकिन एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और ले लें एसिटिक एसिड का, यहाँ पे एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, लेकिन जब ये डिसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, मतलब एक ही प्रोटॉन देगा। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा यदि कोई एसिड मॉलिक्यूल जितना प्रोटॉन दे सकता है वह उसकी बेसिसिटी कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। मतलब बेसिसिटी कहने का मतलब क्या है कि यह एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक एसिड कितना यूनिट बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। जैसे एक HCl कितना NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे ये वही वन है, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। एसिड की कैपेबिलिटी जो एक हाइड्रोक्सिल आयन को मेंटेन करने में यूज होता हो, ठीक है। मतलब एक एसिड कितना हाइड्रोक्सिल आयन को मेंटेन कर सकता है, तो एक ही को मेंटेन कर सकता है ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे आए, अगर उसका क्लासिफिकेशन करें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो एसिडिटी में आपको जो लिखना है, बेसिसिटी में आपको जो लिखना तो वही है। किसी एसिड की बेसिसिटी उसके एक्वस मीडियम में लिख देना, यहाँ पे उसमें प्रेजेंट रिप्लेसेबल एसिडिक हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में आ जाओ। क्लासिफिकेशन प्रोटॉन की संख्या के आधार पर उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी कैसे, प्रोटॉन जितने वो डोनेट कर सकें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एक एसिड की बेसिसिटी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड या फिर मोनोबेसिक एसिड। इसको आप कह सकते हो, ये यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड जो होगा क्या होगा, HCl होगा, HNO3 होगा। देखो CH3COOH को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। CH3COOH को मैंने यहाँ पे लिया है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रोटॉन या फिर एक पॉजिटिव चार्ज देता है, ठीक है। अब आगे मैंने और एक एग्जांपल लिया है H3PO2। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या देखो, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, लेकिन ये प्रोटॉन कितना देगा, 1, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है। कैसे, हाउ, तो मैं यहाँ पे H3PO2 और H3PO3 और H3PO4 तीनों का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डाइबेसिक और ट्राइबेसिक में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल,
फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा फॉस्फोरस का, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बोलना चाहिए इसको, बॉन्ड। ठीक है, CN नंबर क्या होगा 5। एक ऑक्सीजन डबल में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 बॉन्ड जुड़ा होगा। देखो 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डायरेक्ट अटैच होगा। 3 हाइड्रोजन मेंटेन करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे केवल ये वाला हाइड्रोजन अवेलेबल है फॉर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही प्रोटॉन निकल पाता है और यहाँ पे क्या बनता है, एक ही नेगेटिव चार्ज। जैसे ये टूट के अलग हो जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज बनेगा ना जी। अगला जो है फॉस्फोरस को यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो दे दो पहले ही, इसके बाद इसके पास एक्स्ट्रा 2 ऑक्सीजन बचते हैं तो हम 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा देते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा ही देते हैं। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन तो 3 ही है तो इसके पास 2 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो H+ के रूप में, प्रोटॉन के रूप में निकल सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक एक और ऑक्सीजन बढ़ाते जाओ, है ना। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे, तीनों में H जुड़ा है, मतलब तीनों H क्या है यहाँ पे प्रोटॉन के रूप में निकल सकते हैं। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी क्या होगी, 1 होगी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2 होगी और उसकी बेसिसिटी क्या होगी 3 होगी। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो। ठीक है जी, चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे डाइबेसिक अम्ल, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना होगा, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन आयन निकलेगा। जैसे कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन प्लस आयन निकलता है और सल्फेट 2- आयन जो है डिसोसिएट होता है। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जो भी रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, ट्राइबेसिक अम्ल, देखो ये तो मैं बता दिया हूँ आपको, ट्राइबेसिक अम्ल भी आपको बता दिया हूँ, H3PO4 स्ट्रक्चर के साथ में, क्यों उसको ट्राइबेसिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब कोई परेशानी होगी तुरंत कमेंट करो। ठीक है, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो यार। ठीक है, एसिडिटी ऑफ अ बेस, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसिडिटी ऑफ अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पहले लिखा, वहाँ भूल गया था, यहाँ पे मैं इसको पहले लिखा हूँ, इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखना, किसी बेस की एसिडिटी, ठीक है, उसमें प्रेजेंट रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, रिप्लेसेबल, यहाँ पे और एक टर्म जोड़ सकते हो, बेसिक हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन की संख्या होती है। जैसे NaOH में डिवाइड करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिवीजन होगा, आयनाइजेशन होगा, यहाँ पे एक OH जो है निकलेगा, तो एसिडिटी ऑफ NaOH इज 1। क्लासिफिकेशन जैसे पहले था वैसे ही, मोनो एसिडिक बेस। तो यहाँ पे एसिडिक बेस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह बेस एक एसिड को, एक मोनो बेसिक एसिड को मेंटेन करेगा। दीज आर मोनो एसिडिक बेस आर दोज बेस दैट प्रोड्यूस ओनली 1 हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इज कंपल्सरी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी इन दिस टर्म। तो यहाँ पे मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, NaOH का यहाँ पे 1 होगा, ये KOH क्या होगा, ये भी 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से डाइबेसिक अम्ल, डाई एसिडिक क्षार, बार बार बेसिक आ रहा है, डाई एसिडिक बेस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देंगे, मतलब इनकी जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ट्राई एसिडिक बेस, अब यहाँ पे ट्राई एसिडिक बेस में एक ही एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, क्योंकि ये 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में जुड़ेगा, ये मतलब फिक्स है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम 3+ आयन देगा और OH- दिख नहीं रहा है यहाँ पे, OH- आयन देगा।
ठीक है, तो ये रहा आपका एसिडिटी एंड बेसिसिटी। हमेशा याद रखना, एसिडिटी किसका निकाला जाता है, किसी बेस का निकाला जाता है, और बेसिसिटी किसका निकाला जाता है, किसी एसिड का निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो एक बार फिर से आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।